साथियों, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, नीम हकीम खतरे जान, ये सब कहावतें हैं। तो मैं क्यों यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ, ये मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मानहानि क्या होता है। उसके अलावा टॉर्ट के अंतर्गत ही मानहानि आता है, जो सिविल रॉन्ग होता है। उसके अलावा इसमें हम ये भी बात करेंगे कि एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन क्या होता है। ऐसी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आम जनमानस है वो जब कोर्ट में जाते हैं तो थोड़ा बहुत यूट्यूब पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, कहीं कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, और उन्हें लगता है कि हम कोर्ट की सारी बातें जान गए, सारी बारीकियों को जान गए। जबकि जो आप पढ़ते हैं वो उसका आधा हिस्सा भी नहीं है जब आप प्रैक्टिस में आते हैं। तो आम आदमी की तो बात ही अलग है। जो एक लॉयर है, जो पढ़ के आया है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो बारीकियों को जान रहा है और कर रहा है, फिर भी वो अपने आप को प्रैक्टिशनर कहता है। इवन जिनकी एज भी अधिक हो गई है, जिनका प्रैक्टिस 25 साल, 30 साल, 40 साल तक हो गए हैं, तो वो लोग भी प्रैक्टिशनर ही कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है कि आए दिन नए नए चीज, नई नई बारीकियों को सीखना होता है, इसलिए इसमें कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो आम व्यक्ति जो केवल सुना है या फिर लॉ के फील्ड से नहीं आता है, उसकी बस की बात नहीं रह जाती है। हालांकि उनको ये भ्रम हो जाता है कि मुझे चीजें समझ में आ रही है। अब बात करते हैं कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। देखिए, एक्चुअली में मेरे पास एक व्यक्ति आया, एक बंदा आया, जिसका मैं नोटिस किया। तो उसके कुछ प्रश्न थे, नोटिस मैंने कर दिया, 15 दिन में जवाब मांगा, जवाब नहीं मिले। अब किस बात पे था मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले हम लोग समझते हैं इस वीडियो में कि एडीआर क्या होता है और मानहानि क्या होता है, फिर बारी बारी से समझेंगे। तो एडीआर मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट। तो अल्टरनेटिव क्या होता है? अल्टरनेटिव वही होता है कि जो मेन सिस्टम चल रहा है, जो मेन स्ट्रीम चल रहा है, उससे हट करके कुछ अल्टरनेटिव, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे हम कम समय में उसमें ना जा करके यहीं से हम अपने काम को कर लें, निकल लें। तो वो वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती है। तो वैसे एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट है सिस्टम। तो इसके तहत में क्या होता है कि जो वैसे केसेस, खास करके जो सिविल मामले आते हैं, रेवेन्यू से मामले आते हैं, वो कोर्ट के बाहर, आउटसाइड द कोर्ट फैसला कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें ये चीजें आती है। अब इसमें होता क्या है, अगर देखें तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन में 3-4 बातें आती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक होता है आर्बिट्रेटर, एक होता है मीडिएटर, जिसमें मीडिएशन में हम लोग जाते हैं। उसके बाद एक होता है कॉन्सिलिएशन, उसके बाद आगे भी आप लोगों ने सुना होगा लोक अदालत, उसके बाद में न्याय पंचायत। तो ये सब क्या है? ये सब एडीआर है। एडीआर के प्रकार आप कह सकते हैं इसको। तो जो आर्बिट्रेशन होता है वो क्या होता है, उसके अंदर में जो दो पार्टियां हैं जिनके बीच में किसी भी तरह का विवाद चल रहा है, वो दोनों पार्टियां जब आर्बिट्रेटर हायर करते हैं, जैसे मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूं, तो मुझे अगर कोई हायर करता है तो मैं उन लोगों को क्या करूंगा कि एक लीगल तरीके से उनकी बातों को सुनूंगा, दोनों पक्ष की बातें सुनकर के मैं निर्णय उनको दूंगा, जो कि दोनों अगर मानते हैं तो वहीं पे सुलह हो जाता है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आर्बिट्रेटर वो होता है जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है और दोनों की बातों को सुनने के बाद में वो निर्णय देता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पर क्या है, मध्यस्थता, जिसको बोलते हैं मेडिएशन और कॉन्सिलिएशन, मतलब सुलह। तो जो मेडिएशन है उसमें भी थर्ड पार्टी होता है, इंडिपेंडेंट पार्टी। उसे कौन हायर करेगा? यही दोनों लोग करेंगे, लेकिन वो मीडिएट करता है दोनों को। किस लिए? उनको सुलह कराने के लिए। और उसमें ये निर्णय नहीं देता, एक तरह से सलाह देता है, एडवाइस करता है। और सुलह में क्या होता है कि वो दोनों बात बताता है कि कॉन्सिलिएशन में कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा रहेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन और कॉन्सिलिएशन। और लोक अदालत तो आप समझ ही रहे हैं। तो इस तरह से ये सब क्या है, ये सब एडीआर है, एक सुलह, जहां पे हम सुलह कर सके, मध्यस्थता कर सके, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है हम लोग के लिए। तो ये बातें समझ में आ गई। मैं क्यों ये सब बातें बता रहा हूं? क्योंकि उस लड़के ने ये बातें कही थी मुझसे। अब नेक्स्ट आता है जिसको कहते हैं मानहानि। तो देखो मानहानि क्या होता है। सबसे पहले एक समझो कि टॉर्ट, ये सब टॉर्ट का विषय है, टॉर्ट के अंतर्गत आता है। तो टॉर्ट वो विषय है जिसमें सिविल रॉन्ग होता है।
लेकिन इसके अंतर्गत में नेग्लिजेंस भी आता है, विकारियस लायबिलिटी भी आता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी आता है, इसके साथ साथ मानहानि भी आता है। तो इसमें और भी सब बातें बताई गई है। तो मैं सीधे सीधे मानहानि में आता हूं इसमें, कि मानहानि तब होगा जब किसी व्यक्ति के आप रेपुटेशन को लोअर करते हैं, हार्म करते हैं। कैसे करते हैं? अकेले में बोल दिए तो क्या चलेगा? नहीं, वो कहीं बोलकर, कहीं लिख करके उसके रेपुटेशन को हार्म करते हैं, कहीं पब्लिश करते हैं, तब जाकर के उसकी रेपुटेशन हार्म होती है। अब उसमें दो तरह की बातें आती है। एक मानहानि भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइबल और एक होता है सलेंडर। तो जो लाइबल है वो लिख करके या फिर किसी मीडिया के माध्यम से किसी के व्यक्ति के रेपुटेशन को हार्म पहुंचाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं सलेंडर की, तो ये ओरल होता है, टेम्पररी होता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो लिमिटेशन पीरियड बताया गया है सो 1 साल का, और इधर लाइबल में भी लिमिटेशन पीरियड 1 साल का है, और इसमें अगर साबित कर पाते हैं तो सजा 2 साल की होती है ना। कुछ मामलों में 3 साल की भी रहती है लिमिटेशन पीरियड्स। तो अब इसको समझते हैं कि आईपीसी के 499 में मानहानि के बारे में बताया गया है, इसके परिभाषा को बताया गया है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसके लिए जो पनिशमेंट है वो आईपीसी के 500 में बताया गया है, जो कि अब अगर आप बीएनएस पढ़ेंगे तो उसमें धाराएं बदल गई है। चीजें सेम है, बस धाराएं कुछ बदल गई है। तो ये होता है मानहानि। तो मानहानि आप तभी लगाएंगे जब किसी का रेपुटेशन हार्म हो रहा हो। तो क्या आपने बोला या फिर आपने कहीं आपके पास में फुटेज है, कैमरा फुटेज, क्या बोलते हैं, सीसीटीवी फुटेज, तो आप मानहानि सीधे कर देंगे? ये चीजें आपको साबित करनी होती है, और इसका सबसे पहला तरीका ये है कि उस व्यक्ति को आप नोटिस भेजते हैं जिसने आपके रेपुटेशन को हार्म किया है। और जब वो जवाब नहीं देता हो या फिर देता हो, तो अगर वो जवाब देगा तो जाहिर सी बात है कि वो सुलह करेगा, तो आप मेडिएशन कर लेंगे या फिर आप सूट में चले जाएंगे सिविल मामले में, तो पैसा की सुलह कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तैयार हैं, और जब दोनों तैयार हैं तो आर्बिट्रेटर की ओर बढ़ेंगे वो, और आर्बिट्रेटर थर्ड पर्सन होता है। आपने देखा होगा ना, गांव घर में भी कई शादियां जब टूटती है तो बैठ के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं सुलह करने में। तो ठीक वैसे ही ये सुलह करने के लिए जब पार्टी राजी होगी तब तो दोनों पार्टी है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो मामला आपके ऊपर में लागू हुआ है, जो आपके ऊपर बनता है, उसके लिए आप, अगर वो नहीं मानता है तो केस फाइल करेंगे। केस फाइल करेंगे और उसी में अब आप बोलेंगे कि क्रिमिनल है। देखो ऐसा है कि मानहानि सिविल मैटर भी है और क्रिमिनल मैटर भी है, दोनों में फाइल किए जाते हैं। तो सिविल मैटर में आप वो सारी चीजों को भी आप लिखेंगे जो घटना आपके साथ घटित हुई है, और उसी में आप मुआवजे की भी मांग करते हैं। और जब आप साबित कर देते हैं तो 2 साल की तो सजा होती ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी धाराएं अगर लगी हुई है जो 2 साल से अधिक की सजा उसमें है, ठीक है, तो उनको जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी वो 2 साल से अधिक वाली मिलेगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कहां मानहानि लगाना है और कहां नहीं लगाना है। अब मैं सीधे सीधे आता हूं कि उस बंदे ने क्या किया। उस बंदे के साथ हुआ ये कि वो जहां काम करता था उसके साथ उसके रेपुटेशन को हार्म किया, उसे लोगों ने धुतकारा, कुछ अपशब्द कहे, उनको जॉब से निकालने की कोशिश करी गई। तो इस विषय पे उस बंदे के लिए मैंने नोटिस कर दिया। नोटिस का जवाब 15 दिन बीत जाने के बाद भी विपक्षी ने नहीं दिया। अब यहाँ पे एक कदम उठता था, दोनों बातों को इसमें फाइल करें, क्योंकि जब आप नोटिस डालते हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि अगर आप इसके 15 दिन के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो मैं आप पे कानूनी कार्रवाई करूंगा या फिर फौजदारी या दीवानी केस करूंगा। तो आप जब इसमें केस करने जाएंगे तो क्या करेंगे? जो जो आपके साथ घटना घटित हुई है उसके आधार पर आप केस फाइल करेंगे और अपने उसमें मुआवजे की भी बात को लिखेंगे। फिर आगे जो प्रक्रियाएं होगी वो चलेगी और उसी हिसाब से चीजें आराम से चलता चलेगा, उसी हिसाब से चीजें आगे बढ़ते रहेगी। जो भी केस की प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग चलती है, उसके हिसाब से आपका बयान होगा, फिर हियरिंग होगा, फिर एविडेंस पे जाएगा, तो वो चलते चला जाएगा। और अगर आपने साबित कर दिया तो आप सजा भी दिलवा पाएंगे और आपके पैसे भी आपके होंगे और आपका पक्ष बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो यही काम मैं कर रहा था, लेकिन उस लड़के ने केवल एक बात जिद रखी थी कि मैंने तो एडीआर पढ़ लिया है, कहां से सुना, किसने बताया, कुछ पता ही नहीं, और प्रक्रिया पता नहीं। सबसे बड़ी बात कि कहां पे क्या चीज लिखना है, प्लेंट में ये लिख दो,
आपके नोटिस में क्या लिखा हुआ है, धारा क्या कहता है, वो सारी चीजें मिला करके एक वकील साहब जिसे आप हायर करते हैं वो चीजों को समझते हैं, वो जानते हैं कि आपके लिए द बेस्ट क्या हो सकता है, और जब वक्त आएगा तो कहाँ पे कौन सी बात बोलनी है वो चीजें ले करके वो चलता है। तो जो आम व्यक्ति है वो जिद भी ठानते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से यूट्यूब या फिर कहीं पढ़ लेते हैं और उन्हें लगने लगता है कि वो समझने लगते हैं। नहीं, बहुत ही जटिल प्रक्रियाएं हैं और कोर्ट में वो चीजें साबित करनी होती है जो आपके साथ घटना घटित हुई। केवल कह देंगे मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, तो ऐसा नहीं है कि बुला करके बिना विटनेस के आप मान लिया जाएगा। ठीक है, हर चीज की एक तरीके हैं और कोर्ट में तो आपको तरीका फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आई होप समझ पा रहे होंगे, जो आम जनमानस देख रहे होंगे कि थोड़ा बहुत नॉलेज से काम नहीं चलेगा। इवन वकील साहब को भी बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत चीजों को देखना होता है, समझना पड़ता है, तब जाकर के वो कोर्ट के हिसाब से चीजों को धीरे धीरे रखते हैं। बीच में भी आप अपने बातों को रखते हैं, एफिडेविट डालते हैं, अगर कोई ऐसी बातें आ गई, कोई और गवाह बढ़ गया तो आप वहां पर रख सकते हैं, हर ये प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन हम जनमानस को कौन समझाए, उसको तो लगता है कि वकील साहब ने सिर्फ पैसा ले लिया है। एक वकील जितना काम आपके लिए करता है उसका उतना रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है लोअर कोर्ट में। आपके लिए एनी टाइम वो खड़ा रहता है, आप नहीं भी रहते हैं तो भी आपकी हर वो बातों को, आपके टेंशन को वो अपने सिर पे उठाए रहता है। तो आम आदमी की तो बस की बात नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि अच्छे वकील भी हैं, बाकी हर फील्ड में अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन वकील भी आपके बीच के ही हैं और जितना आप गलत सोचते हैं वैसी बात नहीं है। तो आई होप मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया हूं। अगर अच्छी लगी बात तो शेयर करें और अपने कमेंट को जरूर लिखें।